वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 6 जनसंख्या की थ्योरी के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 इसका हमने देख लिया है। जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वे पहले इसके पार्ट 1 को देख ले ताकि आपको पार्ट 2 आसानी से समझ में आ सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। चलिए अब इसे शुरू करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था जनसंख्या के बारे में बहुत सारी चीज़ें। अब हम जानेंगे कि जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में कि जनसंख्या में किस तरीके से वृद्धि होती है और इसके पीछे जो है क्या क्या कारण होते हैं। तो चलिए इसको एक एक कर समझेंगे हम। जनसंख्या में होने वाले जो परिवर्तन है उसके पीछे जो है 3 प्रमुख क्रियाएं होती हैं। यह है आपको जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। मान लीजिए कि किसी भी देश में अगर जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है तो उस देश की जनसंख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। इसी तरीके से आप भारत का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि भारत में जो मृत्यु दर है वो काफ़ी कम है और जन्म दर जो है उसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा। इसलिए भारत की जनसंख्या जो है अभी 130 करोड़ की आबादी है। अगर इसमें कमी नहीं आए तो हमने जाना था कि यह चीन को पीछे छोड़ते हुए भारत नंबर 1 बन जाएगा जनसंख्या के क्षेत्र में। अब हम जानेंगे कि जनसंख्या जन्म दर या मृत्यु दर जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं। तो एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्ति बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। जन्म दर हम इसे किसे कहेंगे? जब एक वर्ष में आपको मतलब 1000 बच्चों का जन्म होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम जन्म दर बोलते हैं। और इसी तरीके से क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक रहता है, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जैसे हमने जन्म दर के बारे में जाना, उसी तरीके से मृत्यु दर भी है कि मृत्यु दर एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने व्यक्तियों की मौत होती है उसे हम क्या कहते हैं? मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। मृत्यु दर में जो गिरावटें आई हैं, पहले जो मतलब मृत्यु दर थी भारत की वो ज़्यादा थी लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। इसमें बहुत सारे कारण हैं क्योंकि पहले लोग आम बीमारी से भी मर जाते थे लेकिन आज कल जो है बहुत सारे बीमारियों का टीका निकल चुका है, दवाइयाँ निकल चुकी है, जिसके कारण जो है मौत के आंकड़े काफ़ी कम हो गए हैं और जन्म का आंकड़ा जो है वो काफ़ी ज़्यादा। इस कारण जो है भारत की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट आने के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आया है। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। इस प्रकार के चलन का क्या कारण हो सकता है? मतलब 1980 में जब उच्च जन्म दर ज़्यादा था और मृत्यु दर में कमी आ चुकी थी, मतलब आप मान सकते हैं कि 1980 ईस्वी तक आते आते भारत में बहुत सारे ऐसे कारण जिसके कारण मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा थी उसको कम कर दिया गया है। क्योंकि पहले जो है लोगों को अस्पताल नहीं मिलने के कारण, दवाइयाँ नहीं मिलने के कारण उनकी मौतें हो जाती थी, लेकिन अब जो है हर शहर में, हर गांव में जो है अस्पताल आसानी से मिल जाता है और दवाइयाँ भी उन्हें आसानी से मिल जाती है। इसके कारण जो है मृत्यु दर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है। 1981 में जन्म दर में धीरे धीरे गिरावट आने लगी थी जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में भी कमी आई थी। जनसंख्या वृद्धि दर का जो तीसरा चक्रण है, अभी हमने 2 चक्रण को समझा। पहला हमने जन्म दर को समझा, दूसरा मृत्यु दर, और तीसरा जो है उसे हम प्रवास बोलते हैं। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास आंतरिक देश के भीतर या अंतर्राष्ट्रीय देशों के बीच हो सकता है। मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है काम की तलाश में, तो अपना जगह छोड़कर वो क्या करता है? दूसरे जगह जाकर बस जाता है। ये आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाते हैं लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। आप भी देखते होंगे कि गाँव के बहुत सारे लोग जो है वो शहरों में आकर रहने लगते हैं, मतलब गाँव से पलायन करके वो शहरों की ओर मुड़ने लगते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो काम की खोज में दिल्ली मुंबई का रास्ता अपनाते हैं, कारखानों में काम करते हैं अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए। तो इसे प्रवास भी हम कह सकते हैं। और उसके अलावा जो है बहुत सारे लोग अपने देश को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय देशों में जाकर बस जाते हैं, वो भी काम के सिलसिले में। तो इसे भी हम किसी श्रेणी में रखेंगे? इसे भी हम प्रवास की ही श्रेणी में रखेंगे। लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके महत्वपूर्ण घटकों में परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। एक मानचित्र आपको बनाना है जिसमें दादा दादी, नाना नानी, माता पिता के जन्म के समय प्रवास को दर्शाइए। मतलब आपके घर में आप अपने बड़ों से पूछिए, मतलब अपनी दादी से पूछिए, दादा से पूछिए कि उन्होंने मतलब कब जो है आपको प्रवास किया था। जैसे कि आप जानते होंगे कि पहले वो गाँव में रहा करते थे, फिर मतलब इनके बेटा बेटी यानी कि आपके पापा और माँ का अगर जॉब किसी शहर में हो गया होगा तो उन्हें गाँव से शहर की ओर रुख करना पड़ा होगा। इस तरीके से
नाना नानी का भी फैमिली होगा जिसमें मामा के काम की वजह से जो है आप लोग को गांव से शहर की ओर रुख करना पड़ा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके का डाटा जो है अपने बड़े घर के लोगों से पूछ कर बना सकते हैं। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षक कारक प्रभावित होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्था है तथा नगर का भी कर्षक प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। पहले तो भारत की बात करते हैं तो भारत कृषि प्रधान देश था और यहाँ पे ज़्यादा गाँवों का देश भारत को कहा जाता था, लेकिन अब जो है पहले 90% आपको गाँव होते थे, लेकिन अब जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है, क्योंकि गाँव में बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें हो जाने के कारण आदमी जो है काम की तलाश में शहर की ओर पलायन कर लेता है। वो क्या देखता है कि गाँव का जो जीवन है वो शहर के मुकाबले काफ़ी मतलब कम है, मतलब शहर की जो स्थिति है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो जैसे कि उनके बच्चे सही से पढ़ पाएंगे, तो इसलिए वो क्या करते हैं, गांव से होकर जो है वो शहर की ओर रुख अपना लेते हैं। और आज हम देखते हैं कि गांव की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम है और शहर में जो है लोग काफ़ी ज़्यादा आकर बसने लगे हैं। तो यह पलायन जो है वो गांव की स्थिति को भी कम करता है, वहाँ की जनसंख्या को भी कम करता है, शहरों की जनसंख्या को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। रोजगार की तलाश में लोग चले जाते हैं और जो अच्छी स्थिति है शहर की, उसके कारण जो है लोग अपनी गरीबी से तंगी आकर जो है गाँव छोड़ने लगते हैं और शहर में आकर बसने लगते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र, लिंग एवं दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी प्रभावित करता है, परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय परिवास के कारण जो है शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। जैसे हमने अभी जाना कि गांव से जो लोग हैं वो बस कर चले आते हैं शहर में, तो यह 1951 में एक डाटा है जिसमें कि कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी। मतलब 1951 में जो है शहर की जनसंख्या 17.29 थी और जो कि 2011 में यह आपको बढ़कर जो है वो बच्चों तथा यह आपको बढ़कर जो है वो 31.80 हो गई। तो आप इसे देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इसमें वृद्धि हो गई है। मतलब दोनों साल के मुकाबले अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा अंतर आया है। 1951 में मात्र 17.29% था, लेकिन 2011 में यह जो है बढ़कर 31.80 हो गई। तो शहर की जनसंख्या जो है गांव में से किस प्रकार बढ़ती चली गई। 2011 के भीतर जो है 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या जो है 35 से बढ़कर यह 53 हो गई। तो किस तरीके से जो है इजाफा काफ़ी ज़्यादा हुआ है इसमें, गांव से लोग जो है वो शहर में आकर बसने लगे हैं। अब चलिए आयु संरचना की हम बात करते हैं कि किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु के लोगों की संख्या को बताता है। तो यह क्या करता है, किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। मतलब किसी भी देश में जो जनसंख्या होती है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो हम एज कैटेगरी में बांटकर उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि बच्चों का एज अलग बांटकर, युवाओं का एज अलग बांटकर और जो है जो वृद्ध लोग हैं उनका एज अलग बांटकर हम जनसंख्या को आसानी से बता सकते हैं कि किसी देश में कितनी जनसंख्या बसती है। यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है जो हमने आपको बताया। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी तथा काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करती है। मतलब जनसंख्या में जो बहुत सारे लोग पाए जाते हैं उसमें व्यक्ति की इच्छा महत्वपूर्ण स्थान रखती है, खरीदारी महत्वपूर्ण स्थान रखती है और उनका काम भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जिसमें कि हमने अभी जाना था बच्चे, वयस्क और वृद्धों की संख्या से हम क्या कर सकते हैं, आबादी को निकाल सकते हैं। किसी राष्ट्र की आबादी जो है सामान्यतः 3 वर्गों में बांटी जाती है। जो यहाँ पे पहला है वो बच्चे, सामान्यतः 15 वर्ष से कम। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं। बच्चों में मतलब ये क्या करते हैं, किसी भी तरीके का काम नहीं करते हैं। इनको भोजन, वस्त्र और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है, जो कि उनके माता पिता सक्षम होते हैं उपलब्ध कराने में। 15 से 59 वर्ष की आयु के लोग जो है 59 वर्ष की आयु के आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। ये जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। मतलब जो 15 से 59 वर्ष तक के लोग आते हैं इसमें लोग क्या करते हैं, वयस्क होते हैं, वे काम भी करते हैं, युवा होते हैं। तो ये क्या करते हैं, आर्थिक उत्पादन में विशेष रूप से सहायक होते हैं और यह जनसंख्या का क्या होता है, कार्यशील वर्ग होता है। वृद्ध है 59 वर्ष से अधिक, ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो जाते हैं। मतलब इनकी काम करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है और उम्र भी इनका कार्य करने का समाप्त हो जाता है। ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया में इनके द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती। मतलब किसी भी सरकारी जॉब में जो है इनकी नियुक्ति नहीं की जाती। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है भारत उम्र संरचना के बारे में, जिसे हम जानेंगे कि देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो है
दिया गया भारत का उम्र संरचना, जिसमें कि आप देख सकते हैं आसानी से यहाँ पे वयस्क जो है वो 58.7% है, वृद्ध जो है वो 6.9% है और बच्चे जो हैं वो 34.4% है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, भारत की उम्र संरचना में वयस्क, वृद्ध और बच्चों का डाटा जो है जनसंख्या का निकाल कर हम आसानी से जो है भारत की जनसंख्या बता सकते हैं। और इसके अलावा जो है आप किसी भी देश की जनसंख्या बता सकते हैं। हम अगर राज्य की भी निकालना चाहें तो हम वयस्क, वृद्ध और बच्चे के आधार पर जो है निकाल सकते हैं। अब चलिए आगे की ओर बढ़ते हुए चलते हैं और समझते हैं कि बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जो है जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है, क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। और भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपातों को 6.5 में दर्शाया गया। मतलब हमने अभी जाना था कि जो बच्चे और वृद्ध होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब पैसे कमाने में सक्षम नहीं होते और नहीं ये बहुत क्रियाशील कार्य करते हैं। वो 15 से 59 वर्ष तक के लोग जो होते हैं वो कार्य में लगे होते हैं, उन्हीं पे जो है देश का विकास जो है वो संभव होता है। अब चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्रियाकलाप क्या दिया गया है कि आप अपने क्षेत्र में ऐसे कितने बच्चों को जानते हैं जो घरेलू सहायक एवं श्रमिकों के रूप में कार्य करते हैं। वैसे क्वेश्चन आंसर जब कराया जाएगा तो आपको यह बताया जाएगा, लेकिन फिर भी चलिए हम कुछ हिंट के साथ इसको जानते हैं कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों में बच्चों को देखते होंगे, आपकी उम्र के बच्चे जो क्या करते हैं, चाय की दुकानों पर, किसी फैक्ट्री में या किसी दुकान पर कार्य करते हैं। तो ग्रोसरी शॉप पे या फिर सब्जी मार्केट में आप देखते होंगे। तो ये बच्चे क्या करते हैं, काम करते हैं क्योंकि इनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। आपके क्षेत्र में कितने वयस्क बेरोजगार हैं? जैसे कि आप अपने आसपास देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेने के बाद, इंटर ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद भी जो है उनको उस तरीके का कार्य नहीं मिल पाता। इसका कारण क्या है, हमारे भारत में जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेरोजगारी व्याप्त है। बेरोजगारी हो जाने के कारण जो है लोग पढ़ने लिखने के बाद भी उनको जो है नौकरी नहीं मिल पाती है और वो जो है बस बेरोजगारी का जीवन जो है वो जीते रहते हैं। उन्हें अपने पढ़ाई के अनुसार काम नहीं मिल पाता, इसलिए वो जो है दुकानदारी या फिर जो है सब्जी वगैरह बेचने का कार्य किया करते हैं। उसके बाद है आप इसके कारणों के बारे में क्या सोचते हैं? आप इसके कारणों के बारे में आसानी से जान सकते हैं कि गरीबी भारत की प्रमुख कारण है, दूसरा आपको जनसंख्या कारण है, तीसरा साक्षरता है और चौथा जो है वो बेरोजगारी है। तो इतने सारे कारण जो है, मतलब भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा, मान लीजिए कि हमारे देश में जो है आपको मतलब जो जॉब है यानी कि रोजगार जो है वो बहुत कम है। मतलब ऐसे तो इसमें सरकार को क्या करना चाहिए, रोजगार को बढ़ाना चाहिए, लेकिन रोजगार अगर कम है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो जनसंख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, रोजगार का तो सीमित क्षेत्र है, तो इसमें जनसंख्या बढ़ने के कारण कुछ लोगों को काम मिल सकेगा और बाकी बहुत सारे लोग जो है वो क्या करेंगे, बेरोजगारी रूप में बैठे रह जाएंगे। तो इसीलिए रोजगार की कमी होने के कारण जो है बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार होते हैं और जनसंख्या भी इसका एक प्रमुख कारण है। लिंग अनुपात, प्रति 1000 वर्ष पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी भी दिए गए समय में समाजों में पुरुष और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए। सन 1951 से 2001 के बीच लिंग अनुपात को सारणी 6.2 में दर्शाया गया। चलिए हम इस पे कुछ डिस्कस करते हैं कि हम जानते हैं कि हमारा जो समाज है, मतलब हमारी जो सोसाइटी है वो क्या है, पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पे पुरुषों का वर्चस्व ज़्यादा होता है। और जैसे मान लीजिए कि किसी भी घर में बेटों के जन्म लेने पर उत्सव मनाया जाता है, बेटियों के जन्म लेने पर उत्सव नहीं मनाया जाता, उन्हें शोक का कारण समझा जाता है। बेटियों के जन्म को वो अपराध मानते हैं और इसी कारण जो भ्रूण हत्या जैसी अपराधें होती है। इसके कारण महिलाओं की जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी आती है। लेकिन अगर आप सोचें कि कोई भी अगर लड़का शादी के लिए जाता है तो वो लड़की की तलाश करता है, तो उन्हें लड़की नहीं मिलने का कारण क्या है कि लड़कियों की जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा कमी है। भ्रूण हत्या के रूप में या बालिका हत्या के रूप में जो है बहुत सारी लड़कियों को मार दिया जाता है, जिसके कारण जो है आज लड़कियों की संख्या काफ़ी कम है। 1000 पुरुषों पर जो है आपको 900 महिलाएं ही मिलेंगी। ये बहुत सारे, मतलब भारत के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आप महिलाओं की संख्या को बहुत कम ही देखेंगे। और आप देखते होंगे कि दहेज प्रथा वगैरह के कारण भी मतलब स्त्रियों को जलाकर मार दिया जाता है। तो ये बहुत मतलब छोटे से ऐसे मतलब कारण है जिसके कारण जो है आज महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय होती जा रही है। तो हम एक डाटा को देखकर समझ सकते हैं कि मतलब भारत में जो है वो कितने पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 1951 में जो है वो 946 थी। और उसके बाद जो है आप एक एक करके देखते चले जाइए कि 1961 में जो है 941, और उसके बाद जो है आपको 1971 में 930 है,
1981 में 934 है, 1991 में 929 है, 2001 में 933 और 2011 में जो है 943 है। ये महिलाओं की जनसंख्या है जो 1000 पुरुषों पर है। 1951 से लेके 2011 तक आप देखिए खुद ही कि महिलाओं की जनसंख्या जो है वो पुरुषों के मुकाबले कितनी कम है। चलिए आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं कि केरल में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वो 1084 है। पुडुचेरी में जो है 1000 पर जो है 1038 है, जबकि दिल्ली में जो है 1000 पर 866 है। हरियाणा में प्रति 1000 पर केवल 877 महिलाएं हैं। इस प्रकार की विभिन्नताओं का क्या कारण हो सकता है? तो हमने अभी ऊपर जाना था कि भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसी ऐसी घटनाएं हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, बेटियां नहीं चाहते, मतलब बेटियों के पैदा होने से उन्हें खुशी नहीं मिलती है। बेटों के कारण वे समझते हैं कि हमारा वंश आगे बढ़ेगा। रूढ़िवादी विचारधारा के कारण जो है महिलाओं की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन कहीं कहीं इसमें ज़्यादा जो है सुधार आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत ज़्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। सबसे अधिक महिला साक्षर दर कौन से राज्य की है और क्यों? तो सबसे अधिक जो है महिला मतलब साक्षर जो है वो आपको देखिए आप केरल में है। केरल में जो महिलाएं हैं वो पुरुषों से ज़्यादा हैं और जनसंख्या में भी, और यहाँ पे वे साक्षर भी बहुत ज़्यादा ही हैं। केरल में जो है वो महिलाओं की जनसंख्या कम नहीं है। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों में किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अब हम साक्षरता दर पर चलेंगे। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्ट केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक की बुद्धिमानपूर्ण निर्णय से लिया जा सकता है। शोध एवं विकास से कार्य कर सकता है। साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति को एक गंभीर बाधा, मतलब साक्षरता यानी कि पढ़ाई लिखाई से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण गुण है, पढ़ना लिखना, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति क्या कर सकता है, दूसरे व्यक्ति को जागरूक रख सकता है। जैसे कि एक शिक्षित व्यक्ति यह समझ सकता है कि पुरुष और स्त्रियों में भेद नहीं करना चाहिए। एक शिक्षित व्यक्ति यह समझ सकता है कि जो है महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार दिया जाना चाहिए, बालिका हत्या नहीं करनी चाहिए, भ्रूण हत्या नहीं करनी चाहिए, दहेज प्रथा जैसी घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाना चाहिए। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, केवल साक्षर व्यक्ति ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक है और किसी भाषा को वो समझकर पढ़ना लिखना जानता है तो हम उसे क्या कर सकते हैं, साक्षर श्रेणी में रख सकते हैं। आप इस बात को याद रखें, आपको ये क्वेश्चन जो है जीके वगैरह में भी पूछे जा सकते हैं कि साक्षर व्यक्ति जो है कितने उम्र तक के होते हैं और वे किस श्रेणी में वे कैसे आएंगे। भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार आ रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर जो है 73%, इसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% और महिलाओं की जो है 64.6% है। इस साक्षरता दर में किस प्रकार का अंतर क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग महिलाओं को मतलब नहीं पढ़ाना लिखवाना चाहते, वे महिलाओं को पढ़ने देना नहीं चाहते हैं, वे नहीं समझते हैं कि जो महिलाएं हैं वो मतलब पढ़ें और आगे बढ़े। इस कारण जो है पुरुषों की स्थिति में काफ़ी ज़्यादा साक्षरता है और महिलाओं की स्थिति में साक्षरता क्या है, काफ़ी ज़्यादा कम है। व्यावसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने के लिए भिन्न भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय व तृतीय क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब जितनी भी जनसंख्या है विराजमान पृथ्वी पर, वो किसी न किसी तरीके से अपने परिवार के भरण पोषण के लिए या फिर अपनी आजीविका चलाने के लिए कार्य करते हैं। तो ये आर्थिक कार्य क्या होते हैं, 3 भागों में बटे होते हैं जिनको हम व्यवसाय बोलते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्र में। एक एक करके जानेंगे हम सबको। प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन जो हमें प्रकृति देती है उसे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे। और द्वितीयक जो होते हैं वो प्राथमिक से ही तैयार किए होते हैं। द्वितीय क्रियाकलापों के उत्पादन वाले उद्योगों, भवन निर्माण कार्य होते हैं। और तृतीय क्षेत्र क्या होते हैं, क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल होती है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं वो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, प्रकृति से जो कुछ भी हमें मिलता है। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आ जाता है, जिससे हम प्रकृति जो प्राथमिक क्षेत्र है उससे तैयार करते हैं। जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र में जो भी चीज़ें उसका उद्योग करना, और जो प्राथमिक चीज़ें हैं उनसे हमें भवन बनाना, बिल्डिंग। और तृतीय क्षेत्र में क्या आते हैं, जो गाड़ी वगैरह हो गया, संचार सुविधा हो गया, वाणिज्य, बैंकिंग, प्रशासन, ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, तृतीय क्षेत्र है। हमने तीनों क्षेत्रों को समझा। विकसित विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाओं में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 से 20% है। वर्तमान समय में बढ़ते औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय व तृतीय क्षेत्रों में
में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। मतलब प्राथमिक हमारा जो भारत है वो शुरू से ही कृषि प्रधान देश रहा, तो यहाँ पे जो कृषि पर निर्भरता थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और प्राथमिक क्षेत्र में। उसके बाद द्वितीय क्षेत्र में काफ़ी कम निर्भरता थी, लेकिन आज औद्योगिक युग के कारण, मशीनी युग के कारण जो है बहुत सारे लोगों ने गाँव छोड़कर शहर की ओर रुख अपना लिया है, जिसके कारण कृषि क्षेत्रों में कमी आ गई है और द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है। अब हम जानेंगे स्वास्थ्य को। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या में स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। मृत्यु दर जो कि 1951 से प्रति 1000 25 थी, 2011 में घटकर प्रति 1000 7.2 रह गई। औसत आयु में 1951 से 36.7 वर्ष थी, बढ़कर यह 2012 में 67.9 वर्ष हो गई। महत्वपूर्ण सुधारकों में कारकों जैसे कि जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव एवं रोगों से बचाव के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशासित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वच्छ रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। मतलब जो भारत में स्वास्थ्य की स्थिति है उसमें पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। इसके कारण जो मृत्यु दर है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कमी आई है, लेकिन अभी भी भारत की स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे लोग जो है वो भूखमरी से भी मर जाते हैं, उन्हें पीने का पानी भी स्वच्छ नहीं मिलता है। तो स्वास्थ्य का यह मतलब क्या है कि हमें स्वच्छ जल और स्वच्छ भोजन मिले और अगर हम कभी बीमार पड़ते हैं तो उसके लिए हमें उपचार भी मिल सके, जिसमें सरकार ने बहुत सारे कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी अभी भारत का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो कुपोषण से ग्रस्त है। किशोर की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है किशोर की जनसंख्या का आकार। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन हैं। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों का प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त है और बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीन से पीड़ित होती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। किशोरों को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार द्वारा उनमें समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए। मतलब किशोर जो होते हैं 15 से 19 वर्ष तक के बच्चे, इनकी स्वास्थ्य सुविधाओं पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस उम्र के कुपोषण के शिकार होते हैं। कुपोषण के शिकार होने के साथ ही ये ठीक से पढ़ लिख नहीं पाते हैं और जीवन यापन भी ठीक ढंग से नहीं कर पाते। महिलाओं में बच्चों में जो है जो बालिका है उनमें खून की कमी होने के कारण भी वे कुपोषित होती हैं, बीमारी से ग्रस्त होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों पर सुधार करके किशोरों की स्थिति को सुधार किया जा सकता है, तभी जो है एक देश का बड़ा भाग जो है इन किशोरों पर निर्भर हो सकेगा विकास की दृष्टि से, क्योंकि यही किशोर जो है देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवारों के आकारों को सीमित रखने के लिए एक व्यक्ति के स्वास्थ्य कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में व्यापक एक परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाया, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। परिवार कल्याण क्रम जिम्मेदार और सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या कृषि 2000 कई वर्षों से नियोजित प्रयासों का परिणाम है। मतलब आज जो है देश में बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए बहुत सारे परिवार नियोजन कार्यक्रम बनाए गए हैं, जैसे कि बच्चे दो ही अच्छे, मतलब ज़्यादा हम अगर बच्चों को पैदा करते हैं तो एक तो उनका पालन पोषण नहीं हो पाएगा, और दूसरा क्या है कि मान लीजिए किसी के घर में 5-6 बच्चे हैं या 6-7 बच्चे हैं, तो हम किसी एक बच्चे को ही अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। अगर हम चाहेंगे कि 4-5 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके तो उसके लिए हमारे पास धन भी पर्याप्त होना चाहिए, कार्य भी पर्याप्त होना चाहिए। इसलिए बच्चों दो ही अच्छे होते हैं जिन्हें हमें आसानी से हम पढ़ा लिखा सके। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु मृत्यु दर में प्रति वर्ष में 1000 से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकाकरण, बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। मतलब परिवार नियोजन कार्यक्रम में एक चीज़ नहीं अनेक चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान देना। उसके अलावा स्त्रियों की जो शादी की उम्र है वो 18 वर्ष से अब बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि 18 वर्ष होते ही या उससे पहले ही लोग लड़कियों की शादी करते हैं, जिस कारण जो है एक तो स्त्रियों की भी स्थिति अच्छी नहीं रह जाती है, क्योंकि उनका जो शरीर होता है वो बच्चों को पालने के लिए सुदृढ़ नहीं होता, जिसके कारण जो है
या तो बच्चों के पैदा लेने पे उनकी माता की मृत्यु हो जाती है, इसलिए एक सही एज में स्त्रियों का विवाह जो है वो होना चाहिए। इसके लिए परिवार कार्यक्रम को इसके अनुसार जोड़ दिया गया है, जो कि अब जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा सुधार हमें देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में किशोर और किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की है जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौष्टिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों में प्रसारित बीमारियों से किशोर और किशोरियों की संरक्षा जैसे कि अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं जिनके उद्देश्य से देर से विवाह और देर से संतान उत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर और किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंधों के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंचकर खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना, बाल विवाह को रोकने के कानूनों को सुदृढ़ करना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्रम शक्ति प्रदान करती है। मतलब जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए बहुत सारे सरकार के द्वारा कार्यक्रम बनाए गए हैं, जिसमें कि सही उम्र में लड़कियों का विवाह करना, उसके अलावा जो भी मतलब कार्यकलाप होते हैं परिवार के, उसके अनुसार जो है बच्चों की संख्या में ज़्यादा वृद्धि नहीं करना, फिर बच्चों की शिक्षा से संबंधित चीज़ें, बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें, और जो है एक साक्षरता जो है वो ज़रूरी है होनी, क्योंकि व्यक्ति साक्षर होगा तभी वो परिवार नियोजन कार्यक्रम के बारे में जान पाएगा। तो हमने जनसंख्या को नियंत्रित करने के तरीकों को समझा। अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन करें। इसे अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं हम